हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा चैनल का नाम है कोड प्रो कैरियर। इस चैनल पे मैं कंप्यूटर रिलेटेड वीडियोस बनाता हूँ और ये प्लेलिस्ट जो है आप लोग का आईबीपीएस मेंस में जितने भी कंप्यूटर अवेयरनेस के जो क्वेश्चंस होते हैं और जो सिलेबस होता है वो मैं कंप्लीट करता हूँ। ओके, ये पूरा पूरा प्लेलिस्ट आपका आईबीपीएस आरआरबी के लिए प्लस आईबीपीएस क्लर्क के लिए और आईबीपीएस पीओ और स्पेशलाइज्ड ऑफिसर जो होता है ये सब के लिए इम्पोर्टेंट होता है। मेरा नाम है देवाशीष कुमार। सो इस वीडियो को कंप्लीट करके आप लोग को पता चलेगा कंप्यूटर के हिस्ट्री के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग। आपने जितने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़े हुए हैं उसके साथ और भी एक्स्ट्रा कई सारी चीजें आप लोग को पता चलेगा। क्या क्या आपका कंप्यूटर का हिस्ट्री है, कंप्यूटर के कौन कौन से जनरेशन है, उसमें क्या क्या यूज किया गया है, वो सारी चीजें, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर और एनालॉग डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले तो बेसिक चीजें आप लोग हमें बताइए कि कंप्यूटर क्या होता है। हम लोग जानते हैं, हम लोग देखे हुए हैं कि कंप्यूटर जो है वो आपके सिंपल जैसे कंप्यूटर होता है, माउस, डेस्कटॉप, सीपीयू, आपके कीबोर्ड, ये सारी चीजें। क्या सिर्फ इसी को कंप्यूटर कहा जाता है? तो दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। कंप्यूटर का असली मतलब होता है जिससे हम लोग कोई भी चीज को कंप्यूट कर सके। कंप्यूट मतलब गिन सके। ओके, कोई भी एक ऐसा डिवाइस जो किसी भी दूसरे चीज को गिन रहा है, कंप्यूट कर रहा है, तो वो सारे की सारी चीजें कंप्यूटर में हम लोग इसको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों ने बाइक चलाते हुए देखा है, कार चलाते हुए देखा है, उसमें जो स्पीडोमीटर होता है जिसमें स्पीड दिखता है। ओके, सो आप लोग हमें बताइए क्या उसे कंप्यूटर कहा जा सकता है? तो जी हाँ, उसको कंप्यूटर कहा जा सकता है क्योंकि वो मेजर कर रहा है स्पीड को। वो मेजर कर रहा है डिस्टेंस को, कितना आपने बाइक या फिर कार चलाए हैं, उसका क्या स्पीड उस टाइम दे रहा है, वो सारी चीजें को हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं उस वक्त। तो वो एक कंप्यूटर ही है। उसे हम लोग मैकेनिकल कंप्यूटर कह सकते हैं। और कंप्यूटर दो तरह के होते हैं। पहला होता है मैकेनिकल वाले और दूसरा होता है इलेक्ट्रिकल वाले। जो कार के जो या फिर बाइक के जो कांटा वाला जो स्पीडोमीटर आप लोग को दिखता है वो मैकेनिकल होता है। आजकल डिजिटल आ चुका है, आजकल आप लोग को डिजिटल फॉर्म में दिख रहा है, तो वो एक डिजिटल कंप्यूटर है। ओके, एडवांस टेक्नोलॉजीज। तो कंप्यूटर का जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट हुआ था एबेकस से। ये आप फोटो देख रहे हैं, ये एबेकस है। एबेकस इन शॉर्ट क्या होता है? ऐसे आपके एक टूल होता था, इसमें बहुत सारे बीट्स होते थे। ठीक है, ऐसे ऐसे आपके 10-10 बीट्स होते थे। मैं यहाँ पे 10 नहीं बना पाया हूँ। ओके, बट आप मान सकते हैं कि ये 10 बीट्स है। तो इसका आविष्कार क्यों किया गया था? पहले के जमाने में लोग जो है बकरियां चराने के लिए जाते थे और उनके पास कितनी बकरियां है वो ये लोग काउंट किया करते थे। सपोज कि इनके पास है, मान लेते 18 बकरी है, तो यहाँ पे 10 हो गए और यहाँ पे 10 हो गए और यहाँ पे वो 8 रखते थे हमेशा। तो इस हिसाब से उन्हें पता रहता था ठीक है इतने बीट्स, वो कैलकुलेट 1 2 3 4 ऐसे तो नहीं जानते थे। वो बस जानते थे कि हाँ ये लाइन भर गया, ये लाइन भर गया और इसमें 8 8 है। ठीक है, 8 बीट्स। तो जैसे 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 वो लोग बकरी को काउंट करते, एक बकरी को पास किए, एक बीट को इधर से इस साइड किए, दूसरा बकरी को पास किए, तो इस बीट को इधर कर दी, ऐसे करके वो कैलकुलेट करते थे। और ऐसे करके ये कंप्यूटर का सबसे पहले आविष्कार हुआ था। तो हम लोग एबेकस को, इसका नाम है एबेकस। ओके, तो हम लोग एबेकस को जो अभी के डिजिटल कंप्यूटर्स आए हैं इसके परदादा के तरह इसको ट्रीट कर सकते हैं। सो बेसिकली ये सबसे पहला था, ये मैकेनिकल ही था और एकदम सिंपल फॉर्म था। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंप्यूटर का जो प्रोसेस है वो 3000 साल पहले स्टार्ट हुआ है एबेकस के रूप में। एबेकस इस टाइप का हुआ करता था। ठीक है, ये सारे मैंने नोट्स लिखे हुए हैं, ये मैंने नोट्स खुद से बनाए। आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। पूरा वीडियो देखने के बाद ये जो पीडीएफ है इसको डाउनलोड कीजिएगा, अदरवाइज आपको ये समझ में नहीं आएगी। ये जो भी चीजें लिखी हुई है मैं आपको हिंदी में समझा दे रहा हूँ, आप लोग इंग्लिश में इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पे जो चीज लिखी हुई है ये एबेकस के बारे में, ये जो एबेकस मैंने कहा इसके बारे में लिखी हुई है कि एबेकस लकड़ी का बना हुआ रहता था। ठीक है, और उसमें कई सारे वायर्स रहते थे और उस वायर में बीड्स रहते थे। बीड्स मतलब ये गोल गोल जो होता है। ठीक है, इन बीड्स को मूव करके हम लोग सिंपल मैथ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे। ठीक है, तो ये हो गया आपका सबसे पहले एबेकस के बारे में। उसके बाद
आया कंप्यूटर। कंप्यूटर का डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर आपसे इंटरव्यू में अगर पूछता है कि बेसिक डेफिनेशन क्या है कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर वो कोई भी मशीन है, इट इज अ मशीन दैट मैनिपुलेट्स, जो कि डेटा के हिसाब से, इंस्ट्रक्शन के हिसाब से वो मैनिपुलेट करता है और जो है प्रोसेस डेटा देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने कंप्यूटर को कहा 5+3, तो उनको मैंने इंस्ट्रक्शन दिए हैं, उनको मैंने डेटा दिया, रॉ डेटा कि एक 5 है एक 3 है और दोनों के बीच में प्लस है। वो फिर उसको प्रोसेस करके यहाँ पे 8 जो है वो रिजल्ट देता है। तो कंप्यूटर वो कोई भी मशीन, चाहे कैलकुलेटर हो, स्मार्ट वॉच हो, मोबाइल फोन हो, लैपटॉप हो या फिर डेस्कटॉप वाले कंप्यूटर हो, वो सारी की सारी चीजें कंप्यूटर के ही अंडर आएंगे। ओके। या फिर स्पीडोमीटर हुआ, स्पीडोमीटर में भी हम लोग उसको बोलते हैं कि हाँ ठीक है, हम लोग इतना किलोमीटर चले हैं, इतना मिनट में चले हैं, तो फिर वो स्पीड बताते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें कंप्यूटर में ही गिना जाएगा। तो सबसे पहला जो डिजिटल कंप्यूटर आया था वो 1642 में आए थे ब्लेज पास्कल के द्वारा। तो 1642 में जो पहला कंप्यूटर आया था वो ब्लेज पास्कल के द्वारा आया था। उसमें सिर्फ हम लोग एडिशन ही कर सकते थे। जो पहला कंप्यूटर था वो सिर्फ एडिशन करता था, और वो डिजिटल कंप्यूटर पहला। ठीक है। इससे पहले मैकेनिकल कंप्यूटर्स भी आए थे। तो सबसे पहला कोई भी मैकेनिकल कंप्यूटर हो या डिजिटल कंप्यूटर हो, उसमें हम लोग पहले एडिशन ही कर पाते थे। उसके बाद फिर 1671 में एक कंप्यूटर को बनाया गया। ठीक है। और इनको बनाने वाले थे लेबनीज। इनका पूरा नाम है गॉटफ्रीड विलियम वोन लेबनीज। तो आप लोग लेबनीज नाम को याद रख सकते हैं। तो ये पहला ऐसा डिजिटल कंप्यूटर था जो कि ऐड भी कर सकता था, मल्टीप्लाई भी कर सकता था। ओके। तो पहला कंप्यूटर जो सिर्फ एडिशन कर सकता था, ब्लेज पास्कल के द्वारा किया गया था, ये डिजिटल कंप्यूटर था। दूसरा कंप्यूटर जो कि एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों कर सकता था, वो लेबनीज ने बनाया था। वो भी आपका 1694 में। अगर आप लोग देखिए तो इसमें कई सारे बीच में एडिशन हुए, मतलब कि कई वर्ष के बाद जो है इस कंप्यूटर में मल्टीप्लिकेशन का फैसिलिटी आया लेबनीज के द्वारा। ओके। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट पीडीएफ में चलते हैं। ये टाइमलाइन है आपका, जितने भी हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स में कौन कौन सी चीजों का आविष्कार हुआ जो कि एट द एंड हमारे इस डेस्कटॉप को क्रिएट करने में हेल्प किया, वो सारी चीजें यहाँ पे। सबसे पहले तो 3000 बीसी, मतलब 3000 ईसा पूर्व, एबेकस को खोज किया गया बेबीलोन में। बेबीलोन एक शहर का नाम है। ठीक है। 1800 बीसी में बेबोलियंस ने ही एल्गोरिदम प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना सीख लिया था 1800 बीसी में। 500 बीसी, 500 बीसी में इजिप्शियन ने बीड्स बनाया। एबेकस का आविष्कार पहले ही हुआ था, जब 500 बीसी है तब जाके उस एबेकस में बीड्स आए, और वो भी वायर में। 200 बीसी में जापानीज ने कंप्यूटर ट्रेस का इस्तेमाल करना शुरू किया था। उसके बाद फिर 1670, ये बीच में कई सारे वर्षों का जंप है। उसके बाद जब हम लोग एडवांस हुए 1617, जब कार बनना शुरू हुआ था, मोटर इंजन, ये सारी चीजें बनने शुरुआत हुए थे, तब जॉन नेपियर ने, एक स्कॉटलैंड के थे, ठीक है, उन्होंने दिखाया कि कैसे एक कंप्यूटर को यूज करके वो डिवाइड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, एडिशन भी कर सकते हैं। तो उन्होंने ये दिखाया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन तो हो रहा था, लेकिन डिवीजन भी उन्होंने किया। और डिवीजन कैसे किया? सब्ट्रैक्शन को यूज करके। मान लेते हैं कि हमें 24 को डिवाइड करना है 8 से, ठीक है, ये बेसिक है। तो जॉन नेपियर ने क्या कहा, उन्होंने एक मशीन बनाया जो कि इस डिवीजन को करता था सब्ट्रैक्शन यूज करके। जैसे 24 को 8 से डिवाइड करना है, तो वो सबसे पहले 8 को माइनस किए, ठीक है, 8 को माइनस किए तो यहाँ पे आया 16। फिर इन्होंने 8 को माइनस किया, यहाँ पे है 8, और फिर इन्होंने 8 को माइनस किया तो हुआ 0। तो ये जो मशीन उन्होंने बनाया था वो 1 2 3 बार घूमा, फिर जाके वो 0 लेके आया। तो 1 2 3 जो है 3 इसका आंसर हुआ। मतलब डिवाइड अगर कर रहे हैं 24 को 8 से, तो फिर 3 आंसर हुआ, क्योंकि मशीन ने 3 बार घूमा है उस डिवीजन को करने के लिए। इस टाइप से जॉन नेपियर ने एक डिवीजन के लिए भी मशीन बनाया था। ओके। फिर आ गया 1624, इसमें विलियम स्किनगर्ट ने पहला 4 फंक्शन कैलकुलेटर क्लॉक बनाया था। ठीक है। तो
कैलकुलेटर में फोर फंक्शन क्या क्या होता है, प्लस, मल्टीप्लाई, डिवाइड और सब्ट्रैक्शन। ये चारों चीजें एक मशीन में किया जा सकता था, और उसे सिकर्ड ने कैलकुलेटर का नाम दिया था 1624 में। मतलब 1624 में एक फुल फंक्शनिंग कैलकुलेटर बन चुकी थी। फिर आए 1642, इसमें ब्लेज पास्कल ने पहला कंप्यूटर बनाया, एक कैलकुलेटिंग मशीन बनाया, और उन्होंने इसे बनाया पेरिस में। फिर 1780 हुआ। अभी तक यहां तक आप अगर देख ले तो 1780 से पहले जो भी मशीन बनाया जा रहा था, ये मैकेनिकल था, इसमें इलेक्ट्रिकल का कोई भी इंक्लूजन नहीं था। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली की खोज बेंजामिन फ्रैंकलिन ने किया 1780 ईस्वी में। 1780 ईस्वी में जब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इलेक्ट्रिसिटी का खोज किया, उसके बाद चीजें हर एक डिपार्टमेंट में बदल गई। उसके बाद इलेक्ट्रिक बल्ब का भी खोज हुआ, उसके बाद टेलीफोन का भी खोज हुआ, कार मशीन तो पहले से ही बना हुआ था, उसके बाद फिर बैटरीज की भी खोज हुई। तो 1780 में इलेक्ट्रिसिटी आए। फिर 1876 में अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया इलेक्ट्रिसिटी यूज करके, और उन्होंने स्पेक्ट्रम को यूज किया था। आप लोग को ही पता है कि कोई भी अगर हम लोग फोन पे बात करते हैं तो वो साउंड वेव्स और इलेक्ट्रिकल वेव्स में जाता है। इस वेव्स को यूज करके अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का यूज किया। ये स्पेक्ट्रम जो होता है, ये वेव्स जो होता है, ये वायर के थ्रू से, तार के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ये जाता था, और ऐसे करके टेलीफोन पे लोग बातें करते थे। फिर 1886 में विलियम बोरो ने पहला कॉमर्शियल मैकेनिकल एडिंग मशीन यूज किया। इसको आप गौर कीजिए कि मैकेनिकल एडिंग मशीन तो इससे पहले भी बन चुका था, लेकिन पहला कॉमर्शियल, कॉमर्शियल मतलब जो ये दुकान में बेच के दूसरे कस्टमर खरीद पा रहे हैं और उसे अपने पर्पस के लिए यूज कर पा रहे हैं, तो ये काम हुआ 1886 में। ओके। विलियम बोरो ने पहला कॉमर्शियल मैकेनिकल एडिंग डिवाइस यूज किया। तो जो भी आपके बिजनेसमैन थे, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस थे, उन्होंने इस मशीन को खरीदा क्योंकि ये कॉमर्शियल था, ये कोई भी आदमी खरीद सकता था, और उन्होंने अपने एडिशन में इसको इस्तेमाल किया। फिर 1896 में हॉल्ट ने एक सॉर्टिंग मशीन बनाया। सॉर्टिंग मशीन एक ऐसा मशीन था जो चीजों को अलग अलग डिवाइड करता था, जैसे कि चार कलर के बॉल्स है, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो वो अलग अलग बॉल्स को अलग अलग जगह पे रखते थे, अलग अलग साइजेस के बॉल्स। तो एक ऐसा मशीन जो कि अलग अलग चीजों को सॉर्ट करता था, अलग अलग जगह विभाजित करता था, इसका खोज हुआ 1896 में। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 1925 में। 1925 में पहला लार्ज स्केल एनालॉग कैलकुलेटर बनाया गया। लार्ज स्केल एनालॉग कैलकुलेटर बनाया गया 1925 में वैनियर बुश के द्वारा। वैनियर बुश जो है एमआईटी, एमआईटी आप लोग को पता होना चाहिए, जैसे इंडिया में आईआईटी होता है ना सबसे टॉप इंस्टीट्यूशन, वैसे अमेरिका में एमआईटी होता है। एमआईटी दुनिया का सबसे ज्यादा टॉप मोस्ट इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूशन है, अभी भी टॉप है। ओके। और ये बहुत पहले से ये कॉलेज वहां पे है अमेरिका में। तो वहां के ये टीचर थे, उन्होंने लार्ज स्केल एनालॉग कैलकुलेटर का बनाया। और फिर 1927 में पहला पब्लिक टेलीफोन बनाया गया, रेडियो टेलीफोन, ठीक है, जो कि ऑपरेशनल यूज हुआ लंदन से न्यूयॉर्क। तो अगर आप देखें तो पहला जो टेलीफोन आया था वो, उसमें जो कॉलिंग और जो कम्युनिकेशन हो रहा था वो आपका लंदन से न्यूयॉर्क के बीच में हुआ था, और वो भी 1927 में। और ये पहला पब्लिक रेडियो था, क्योंकि रेडियो का इस्तेमाल इससे पहले भी किया जाता था, बट ओनली फॉर आर्मी पर्पस, जो कि आपके डिफेंस एकेडमी होते हैं। तो एक चीज आप लोग ये भी याद रखिए कि जो भी नया आविष्कार होता है, हमेशा कोई भी नया आविष्कार हुआ, चाहे वो वीडियोग्राफी हो, फोनोग्राफी हो, या फिर आपके सैटेलाइट कम्युनिकेशंस हो, मैप्स हो, कम्युनिकेशन डिवाइसेस हो, ये सारी चीजें सबसे पहले इस्तेमाल होते हैं आर्मी में। कोई भी नया टेक्नोलॉजी किसी भी देश में अगर आया तो उसको पब्लिक यूज के लिए नहीं, आपके हमारे लिए नहीं, इसे पहले आर्मी यूज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो आर्मी के लिए तो पहले टेलीफोन यूज किया जाता था। फिर आया 1927 जिसमें पहला पब्लिक रेडियो टेलीफोन को यूज किया गया, जिसमें पब्लिक लोग इसको यूज कर सकते थे। पहला कनेक्शन बनाया गया आपका लंदन और न्यूयॉर्क के बीच में।
क्योंकि लंदन और न्यूयॉर्क के बीच में कई सारे बिजनेसमैन रहते थे जो आपस में बिजनेस करते थे, तो उनके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो गया। कम्युनिकेशन वो बहुत जल्दी कर पाए, अपने बिजनेसेस को बहुत जल्दी आगे बढ़ा पाए। आप सोचिए ना, अगर आपके दुकान में कोई चीज कम हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, आपको वो चाहिए, आप चिट्ठी लिख के भेज रहे हैं बिजनेसमैन को, या फिर जो होलसेलर दुकान है उसको पता चल रहा है एक महीना बाद कि अच्छा चीनी खत्म हो गया, यहाँ पे भेजना है चीनी, वो फिर भेजेगा, आने में 7 दिन लगेंगे। तो ये बहुत ही लंबा एक टाइम गैप हो जाता था, इसीलिए पहला जो यूज किया गया पब्लिक में, अभी क्या था कि बिजनेसमैन लंदन और न्यूयॉर्क में काफी ज्यादा बिजनेसमैन रहते थे, वो लोग इस कम्युनिकेशन को बहुत ही फास्ट कर लिए टेलीफोन को यूज करके। नेक्स्ट उसके बाद 1931 में पहला कैलकुलेटर जर्मनी में बनाया गया, ठीक है। कोनार्ड जूस ने पहला जेड आई को बनाया। जेड आई जो था पहला कैलकुलेटर था, जो कि अभी हम लोग कैलकुलेटर यूज कर रहे हैं, लगभग उसी टाइप का था, थोड़ा सा साइज में बड़ा था। तो पहला कैलकुलेटर जर्मनी में बनाया गया कोनार्ड जूस के द्वारा। नेक्स्ट 1936 में एलन एम टर्निंग ने पहला मशीन बनाया जो कि किसी भी तरह के कैलकुलेशन को कर सकते थे। नेक्स्ट 1937 में जॉर्ज स्टीबल्स ने पहला बाइनरी कैलकुलेटर बनाया। अब ये बाइनरी कैलकुलेटर क्या है? देखिए, पहले जो भी कैलकुलेटर हुआ करता था उसमें अगर हम लोग 2+1 को ऐड करें तो ये 3 देता था, ये डेसिमल हो गया। इसको हम लोग मैकेनिकल मशीन के द्वारा ये काम हम लोग किया करते थे। उसके बाद जब बाइनरी आ गया, बाइनरी में क्या है कि कंप्यूटर को ऑन और ऑफ ही समझ में आता है। ऑन का मतलब 1 और ऑफ का मतलब होता है 0। इससे क्या है कि कोई भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक से चलती है, बिजली से चलती है, तो उसके लिए ये चीजें समझना बहुत ही आसान हो जाता है, और वो इस कैलकुलेशन को बिजली की तेजी से कर सकते हैं। तो पहला जो बाइनरी कैलकुलेटर बनाया गया था वो जॉर्ज स्टीज ने बनाया था, वो भी बेल टेलीफोन लेबोरेटरीज में बनाया था इन्होंने, ठीक है। फिर 1938 में हेवलेट पैकर्स ने एक कंपनी बनाया जो कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स बनाते थे, और ये कंपनी जो है आगे चल के बहुत सारी आविष्कार और खोज किया, और कोई भी इलेक्ट्रिकल चीजें यहाँ पे आविष्कार हुई। फिर आया 1948, हम लोग की आजादी, इंडिया को आजादी 1947 में मिली थी, उसके एक साल के बाद आईबीएम ने पहला 604 इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर बनाया। इस इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर का नंबर था 604। आप समझ सकते हो कि आईबीएम जो कंपनी है वो बहुत पहले से, मतलब दुनिया का पहला कंपनी है जो कि कैलकुलेटर कंप्यूटर में हमेशा ही खोज कर करके इन्होंने हर एक चीज नया नया बनाया, और पहला ही बनाया। हमेशा आईबीएम हमेशा आगे रहा है, ठीक है। इन्होंने कैलकुलेटर सबसे पहले बनाया था, कंप्यूटर भी सबसे पहले इन्होंने बनाया था। ये बिजनेस कंपनीज थी। नेक्स्ट 1953 रेमिंगटन रैंड ने पहला हाई स्पीड प्रिंटर बनाया। प्रिंटर फर्स्ट हाई स्पीड 1953 में बना। पहले का प्रिंटर क्या होता था? प्रेस की तरह होता था। जैसे ये खांचा है, इसको यहाँ पे दाब दिए तो जो खांचा में लिखा हुआ था एबीसीडी वो यहाँ पे छप के आ गया। तो वो पहले प्रेस हुआ करता था। 1953 में हाई स्पीड प्रिंटर का इन्होंने रेमिंगटन रैंड ने खोज किया था। 1958 में जापान ने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया, एनईसी। 1960 में रिमूवल डिस्क पहली बार आया। रिमूवल डिस्क क्या होता है? पहले सर्किट बोर्ड होता था, उस सर्किट बोर्ड में ही मेमोरी रहता था, ठीक है। तो 1960 में पहली बार ऐसा डिस्क बनाया गया जिसको हम लोग रिमूव कर सकते थे, ओके। फिर आया 1972, इंटेल कंपनी आई और सबसे पहले अपना माइक्रो प्रोसेसर लाया। माइक्रो प्रोसेसर ये होता है, ठीक है, जिसे अभी हम लोग i5, i3, i7 के नाम से जानते हैं, ये सब माइक्रो प्रोसेसर ही है। आपके मोबाइल में स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर होता है, ये सारे के सारे माइक्रो प्रोसेसर ही होते हैं। फिर 1976 में पर्कर एमर ने जो है पहला सुपर मिनी कंप्यूटर बनाया। सुपर कंप्यूटर तो पहले भी था, लेकिन वो एक रूम की तरह बड़ा बड़ा हुआ करता था। उन्होंने मिनी सुपर कंप्यूटर बनाया। कंप्यूटर में जो ये माइक्रो प्रोसेसर आप देख रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है। इसको आप जितना ज्यादा छोटा कीजिएगा उतना ही ज्यादा आपका
कंप्यूटर में बिजली भी कम लेगा, ठीक है, और आप इसमें जितना डिटेलिंग कीजिएगा उतना ज्यादा ये फास्ट कैलकुलेशन भी करेगा। फिर आया ईयर 1977 में, एप्पल टू अपना पहला पर्सनल कंप्यूटर लाया। एप्पल एप्पल इससे पहले भी एप्पल वन लाया था पर्सनल कंप्यूटर, जो कि इन्होंने मार्केट में नहीं उतारा था क्योंकि उसमें कई सारी खामियां थी। 1977 में एप्पल ने पहला पर्सनल कंप्यूटर बनाया, और एप्पल ने कई सारी चीजें सबसे फर्स्ट में ही की थी। डेस्कटॉप जैसा पहले टीवी होता था ना मोटा सा, वैसा पर्सनल कंप्यूटर था, उसके साथ कीबोर्ड और माउस भी था, बटन थे खट 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 करके। वो पहला पर्सनल कंप्यूटर था जो कि एप्पल ने बनाया था। ओके, तो अब हम लोग पढ़ने वाले फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के बारे में। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को दिखा दूं कि चार्ल्स बेबेज के जो कंप्यूटर थे वो कैसा दिखता था। आप लोग सोचिए, चार्ल्स बेबेज जिन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, उन्होंने आ, उनका कंप्यूटर कैसा दिखता होगा? आपको क्या लगता होगा, वो मैकेनिकल होगा या इलेक्ट्रिकल होगा? तो मैं बता दूं कि चार्ल्स बेबेज जिन्हें हम फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, उन्होंने जो कंप्यूटर बनाया था वो एनालिटिकल इंजन था, और उन्होंने कई तरह के अलग अलग कंप्यूटर बनाए हुए थे। उनका कंप्यूटर मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर है, ठीक है। ये है उनका कंप्यूटर। तो देखिए, ये पूरा का पूरा मैकेनिकल कंप्यूटर ही है, इसमें कोई इलेक्ट्रिसिटी कुछ नहीं है। इस टाइप से उनका कंप्यूटर काम करता था। दो को और चार को ऐड करना है तो इधर से दो बार घुमाइए, और फिर उधर चार को घुमाइए, फिर आपको रिजल्ट मिल जाता था, जो कि है 6। ठीक है, तो इस टाइप से उनका मैकेनिकल कंप्यूटर था। और ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, ये एनालिटिकल कंप्यूटर का है। ये हर एक गियर में नंबर लिखे हुए हैं। तो ये है कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज के द्वारा बनाया गया। ये गियर्स घूमते थे, और इस गियर को यूज करते हुए ये एनालिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते थे, एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये सारी चीजें वो किया करते थे। देखिए, ये हर एक गियर पे नंबर लिखा हुआ है। आप जैसे टेलीफोन में सेट करते थे टू टू, ऐसे सेट करते थे, वैसे यहाँ पे गियर में नंबर सेट करके फिर मशीन को चलाया जाता था। ये है चार्ल्स बेबेज की मशीन। आप देख रहे हैं, ये एक फुल्ली मैकेनिकल कंप्यूटर है, और इस आविष्कार की वजह से ही चार्ल्स बेबेज को हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया चार्ल्स बेबेज का कंप्यूटर। तो अब देखते हैं कि चार्ल्स बेबेज ने क्या क्या बनाया था। वो एक मैथमेटिशियन थे, बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, और इंग्लिश इन्वेंटर थे। 1800 से उन्होंने शुरू किया था, और वो जानते थे कि वो एक कंप्यूटिंग मशीन बना सकते हैं। 1827 में उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक प्रोजेक्ट फाइनेंस करने के लिए कहा, जिन पे वो वर्षों से काम करते थे, और उस मशीन का नाम था डिफरेंस इंजन। एक ऐसा इंजन जो कि टेबल्स बना सकते थे, 2 टू टू 4, वो उस टाइप का टेबल बना सकते थे। कैलकुलेशन काफी अच्छे से कर सकते थे, और बहुत एक हाई नंबर्स के भी कैलकुलेशन वो कर सकते थे। उन्होंने एक प्रोटोटाइप बनाया था। प्रोटोटाइप मतलब, देखिए ये प्रोटोटाइप लिखा हुआ है, प्रोटोटाइप मतलब मेन मशीन बनने से पहले आप कई सारे मशीन्स बनाते हैं और उसमें इम्प्रूवमेंट करते रहते हैं। तो उन्होंने कई सारे प्रोटोटाइप्स बनाए थे डिफरेंस इंजन के, ठीक है। और फिर उन्होंने कई बार गवर्नमेंट को बोला कि उनके प्रोजेक्ट को फाइनेंस कीजिए, लेकिन गवर्नमेंट ने उतना कुछ इनको फाइनेंशियल मदद नहीं दिया। फिर 1854 में उन्होंने कहा कि अब मैं एनालिटिकल इंजन बनाऊंगा ही, ठीक है, लेकिन वो बना नहीं पाए, वो रह गए। लेकिन उनका जीवन का पूरा उद्देश्य ही जो था वो कंप्यूटर बनाने में ही चला गया। एट द एंड जब सरकार ने कहा कि चलो ठीक है तुम बना लो, जब सरकार का, देखिए, गवर्नमेंट कोई भी चीज पे तब पैसा डालती है जब गवर्नमेंट को लगता है कि मैं 1 रुपया दूंगा तो वहां से 10 रुपया का मुनाफा आएगा, ठीक है। कंप्यूटर उस टाइम में ज्यादा कोई यूज नहीं करते, क्योंकि आपने खुद अभी देखा मशीन कितना बड़ा था, कितना ज्यादा डिटेलिंग था, और उससे सिंपल कैलकुलेशन से प्लस माइनस डिवाइड सब्ट्रैक्शन यही हो सकता था। तो सरकार इस मशीन के लिए इतना पैसा देगी, उन्होंने इसे सेंस नहीं बनाया, इसलिए उन्होंने हेल्प नहीं किया। बट चार्ल्स बैबेज का डेडिकेशन को देखते हुए उनको फादर ऑफ कंप्यूटर का दर्जा दिया गया,
क्योंकि उन्होंने कई सारे प्रपोजल दिए हुए थे मैकेनिकल कंप्यूटर्स के, और उन्होंने कई सारे थ्योरीज लिखे हुए थे, प्रैक्टिकली उन्होंने बनाया बहुत सारा प्रोटोटाइप। लेकिन एट द एंड वो अपने काम को अनफिनिश्ड ही छोड़ दिए, एनालिटिकल इंजन को, जो कि लगभग लगभग बन ही गया था, बट वही पैसे की दिक्कत की वजह से वो अपने काम को पूरा नहीं कर पाए। इसीलिए चार्ल्स बेबेज को हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर कहते हैं, और चार्ल्स बेबेज की मशीन आपने अभी देखा वीडियो में। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। कंप्यूटर के जितने भी जनरेशन थे, सारे जनरेशन को हम लोगों ने डिवाइड किया है इस हिसाब से कि कंप्यूटर मेनली किस चीज पे काम करता था। ठीक है, अभी जैसे हम लोग कई सारे कंप्यूटर्स को डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हाँ ये मोबाइल स्मार्टफोन है, ये लैपटॉप है, ये डेस्कटॉप है, ऐसे हम लोग अभी डिवाइड करते हैं। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हम लोग वैसे डिवाइड करते हैं कि वो किस पे आधारित होकर काम करता था। तो जो भी सबसे पहला कंप्यूटर बनाया गया था, जिसे हम लोग फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, वो यूज कर रहा था वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स को इस्तेमाल करते हुए 1940 से लेकर के 1956 के बीच में जो भी कंप्यूटर बनाया गया था, उसे फर्स्ट जनरेशन कहा जाता था वैक्यूम ट्यूब्स के द्वारा। ये है वैक्यूम ट्यूब का सर्किट, ये फोटो में आप लोग देख सकते हैं। वैक्यूम ट्यूब्स जो होता है, इस टाइप से ट्यूब्स रहते थे। जैसे आप लोग बल्ब देखते हैं ना, जो 10 रुपए वाला जो बल्ब होता है, उसमें एक फिलामेंट होता है, उसी टाइप से वैक्यूम ट्यूब्स में ऐसे फिलामेंट हुआ करता था। ठीक है, मान लीजिए कि ये वाला फिलामेंट जल रहा है, इसमें इलेक्ट्रिक पास हो रहा है तो ये 1, इसमें फिलामेंट नहीं जल रहा है तो ये 0, और इसमें फिलामेंट जल रहा है तो ये 1। तो इस टाइप से कंप्यूटर जो है वैक्यूम ट्यूब्स को इस्तेमाल करके ये बाइनरी चीजों को समझता था। सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल इसलिए किया गया था क्योंकि उन दिनों में बल्ब का आविष्कार हुआ था, सर्किट का आविष्कार नहीं हुआ था। तो जो भी लेटेस्ट था, बल्ब का आविष्कार हुआ था, तो वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसके अंदर में जो भी आपके ऑक्सीजन रहते थे, जब ये फिलामेंट जलते थे, जैसे आपका बल्ब जलता है वैसे जब ये जलते थे तो अंदर में जो हवा था वो खत्म हो जाता था, और अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाता था, इसलिए इसे वैक्यूम ट्यूब्स कहा जाता था। तो पहला कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब्स को इस्तेमाल करके, सर्किट और मैग्नेटिक ड्रम्स को इस्तेमाल किया जाता था मेमोरी के लिए। ठीक है, वो साइज में काफी ज्यादा बड़े होते थे और काफी ज्यादा एक्सपेंसिव, बहुत महंगा होता था। और ये सिंपली एक मशीन लैंग्वेज को यूज करता था, जो कि एक टाइम में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाता था। मतलब अगर प्लस करना है तो सिर्फ प्लस ही कर पाएगा, 2 और 3 को प्लस करना है तो वो बस 2 और 3 को ही उस वक्त प्लस कर पाएगा। अभी तो हम लोग मोबाइल में कितने सारे एप्स को एक साथ खोल लेते हैं, और आपको पता होना चाहिए कि एक एप्स को चलाने के लिए करोड़ों कैलकुलेशंस एक साथ चल रहे होते हैं। तो पहला जनरेशन जो कंप्यूटर का था वो सिर्फ एक ही काम, मतलब एक पूरा एप्स भी वो नहीं चला पाता था, सिर्फ एक ही कैलकुलेशन एक टाइम पे वो कर सकता था। ठीक है, तो हम लोग पहले उसको एक इनपुट दिया करते थे, और वो इनपुट हम लोग देते थे पंच कार्ड के द्वारा, जो कि पेपर टेप में होता था, और उसका जो आउटपुट है वो प्रिंट होके आता था, हमें कहीं दिखता नहीं था। हमने एक स्टैम्प जो पंच कार्ड होता है पेपर टेप के द्वारा, उसको अंदर डालते थे और एक प्रिंट आउट आता था। फॉर एग्जाम्पल, हम लोगों ने एक कार्ड है जो सर्किट टाइप से है कि यहाँ पे ऑन है, यहाँ पे ऑफ है, यहाँ पे ऑन है, इस टाइप से एक कार्ड हमने बनाया, और उसको हमने वैक्यूम ट्यूब के अंदर में डाल दिया, जो पहला कंप्यूटर था। और फिर उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, इसको ऐड करना है इसके साथ, तो वो ऐड करके एक दूसरा पेपर में प्रिंट आउट निकाल के देता था कि ठीक है आपका आंसर आया है 3। इस टाइप से ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का जो था वो काम करता था। पहला जनरेशन कंप्यूटर का फोटो आप देख लीजिए, ये था एक बहुत ही बड़ा रूम, ये कंप्यूटर का साइज एक बहुत ही बड़ा रूम का है। मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग जो अभी रूम में रहते हैं उससे ज्यादा ही बड़ा रूम में ही ये कंप्यूटर रखा जाता था। पहला जनरेशन का कंप्यूटर का अगर कोई एग्जांपल पूछा जाए तो वो यूनिपैक है, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। उसके बाद फिर एनियाक भी है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। यूनिवैक जो है पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर है, कॉमर्शियल मतलब जो लोग खरीद के अपना बिजनेस के लिए यूज कर सकते थे। यूनिवैक को सबसे पहला जो कस्टमर ने खरीदा था वो है यूएस सेंसस ब्यूरो।
1951 में खरीदा था। सेंसस आप लोग पता है जनगणना के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो ये था पहला जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। दूसरा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो सेकेंड जनरेशन है वो 1956 से लेकर के 1963 तक रहा और उन्होंने यूज किया ट्रांजिस्टर्स। ट्रांजिस्टर्स को उन्होंने इस्तेमाल किया वैक्यूम ट्यूब्स के जगह पे। मशीन वही था, बस वैक्यूम ट्यूब्स को हटा करके ट्रांजिस्टर्स को यूज किया गया। ट्रांजिस्टर्स आप लोग जानते होंगे इस टाइप से दिखता है। आपके घर पे फैन होगा तो उसमें भी ट्रांजिस्टर्स लगे हुए रहते हैं। तो ये ट्रांजिस्टर्स एक एक ट्रांजिस्टर पे डेटा रहता था, ऑन ऑफ टाइप से काम करता है। ओके। हम्म। लैपटॉप चार्ज करवा लेते हैं, चार्ज करने के लिए। हम्म, ठीक है। तो पहला जो ट्रांजिस्टर है उसका खोज हुआ था 1947 में। ये जो ट्रांजिस्टर्स है इसका खोज हुआ था 1947 में। उसके बाद फिर लोगों ने सोचा कि हाँ ये 1947 वही साल है, ठीक है। फिर लोगों ने सोचा कि ये ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल हम लोग कंप्यूटर में भी कर सकते हैं, तो इन्होंने वैक्यूम ट्यूब्स को हटा करके ट्रांजिस्टर्स को वहां पे यूज किया और उन्होंने देखा कि ये जो है वैक्यूम ट्यूब्स के द्वारा के कंपैरिजन में काफी ज्यादा पावरफुल भी है और ये काफी कम जगह भी ले रहा है, क्योंकि आप खुद सोचिए ये ट्रांजिस्टर्स का साइज रियल में इतना छोटा होता है और ये जो काम करता है वो एक वैक्यूम ट्यूब के कंपैरिजन में ज्यादा फास्ट काम करता है और साइज में देखिए कितना छोटा होगा। तो ट्रांजिस्टर्स को इसीलिए हम लोगों ने यूज किया था क्योंकि काम सेम कर रहा था। वो हालांकि छोटा था, फास्ट था, सस्ता भी था और काफी ज्यादा बिजली बचाता था। और इसको हम लोगों ने फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन में एक रिलायबल मतलब भरोसेमंद, रिलायबल का मतलब होता है भरोसेमंद, प्रीडिसेसर के रूप में लिया। प्रीडिसेसर मतलब उसका अगला जनरेशन या फिर अगला स्टेप जो होता है, ठीक है। और सारे के सारे सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में जो है वो अभी भी उसी टाइप से काम करता था कि अगर आपको इनपुट देना है तो एक पंच कार्ड में इनपुट दीजिए और आउटपुट लिखा हुआ आता था, ठीक है। काम सेम करता था, बस डिफरेंस यही था कि हम लोगों ने, बताइए, वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल करना छोड़ दिया और हम लोगों ने ट्रांजिस्टर्स को उसके जगह पे लगा दिया। कुछ एग्जांपल्स देख लीजिए अगर सेकंड जनरेशन के, तो वो है कोबोल और फोर्ट्रैन, ठीक है। आप लोग अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं पहला का क्या एग्जाम्पल था, सेकंड का क्या एग्जाम्पल था। और अब आ जाते हैं हम लोग थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर। ये आप ट्रांजिस्टर्स को देख सकते हैं, ये ट्रांजिस्टर बेस्ड सर्किट है यहाँ पे फोटो में। थर्ड जनरेशन, अब हम लोग इस्तेमाल करना स्टार्ट कर दिए इंटीग्रेटेड सर्किट का। इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड का मतलब होता है एक ही जगह पे सब चीजें। आप लोगों ने कोई भी चीज का मदरबोर्ड देखा हुआ होगा। मदरबोर्ड में आप देख सकते हैं कि एक बोर्ड रहता है ग्रीन या फिर ब्लू कलर का, उसमें बहुत सारे अलग अलग कंपोनेंट्स लगे हुए रहते हैं। तो उसे इंटीग्रेट कर दिया गया, बड़ा सा चीज जो कि अलग अलग जगह पे लगा हुआ रहता था वो सबको एक बोर्ड में इंटीग्रेट कर दिया गया। तो थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो इंटीग्रेटेड सर्किट पे हुआ। और ये जो है इंटीग्रेटेड सर्किट में मेन जो चीज था वो था सिलिकॉन। सिलिकॉन का खोज हो चुका था। सिलिकॉन अभी भी हम लोग जानते हैं कि जो भी मदरबोर्ड बनते हैं वो सिलिकॉन से ही बनता था। तो ट्रांजिस्टर्स को हम लोगों ने छोड़ दिया और उसके जगह पे हम लोग सिलिकॉन चिप का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सिलिकॉन चिप जो होता है सेमी कंडक्टर होता है। सेमी मतलब आधा, कंडक्टर मतलब जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर हम लोग इस्तेमाल किए जिसमें सिलिकॉन चिप्स का इस्तेमाल था। अब जो है फर्स्ट और सेकंड जनरेशन में तो हम लोगों ने पंच कार्ड को यूज किया था इनपुट देने के लिए, लेकिन अब जो था, अब कंप्यूटर में आ गया था कीबोर्ड और मॉनिटर। अब हम लोग पंच कार्ड का यूज नहीं करते थे, अब हम लोग यूज करते थे कीबोर्ड और मॉनिटर का। कीबोर्ड के द्वारा हम लोग इंसर्ट करते थे अपना डेटा और हम लोग को आउटपुट मिलता था। तो थर्ड जनरेशन से जो है काम काफी ज्यादा इजी हो गया था। अभी जो आप लोग देखते हैं कंप्यूटर, वो लगभग थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का ही एक अपग्रेडेड मॉडल है, ठीक है।
अब आ जाते हैं फोर्थ जनरेशन पे। फोर्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर्स 1971 से स्टार्ट हुआ और अभी तक कुछ कुछ चलता है। बहुत सारे जगह पे फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर यूज होता है और यहाँ से इस्तेमाल होना शुरू हुआ माइक्रो प्रोसेसर का। माइक्रो प्रोसेसर जो हम लोग अभी भी यूज करते हैं, ये है एक माइक्रो प्रोसेसर। आप लोगों ने अगर माइक्रो प्रोसेसर देखा हुआ होगा, आपके जो भी प्रोसेसर i3, i5, i7 या फिर आपके मोबाइल में जो स्नैपड्रैगन का प्रोसेसर, मीडिया टेक का प्रोसेसर है, वो सारा का सारा माइक्रो प्रोसेसर ही है। आप देख सकते हैं कि ये माइक्रो प्रोसेसर में एक छोटा 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 डॉट है। ठीक है, ये आपके पिंस है हर एक डॉट, और ये जो अंदर में ये छोटा सा आप देख सकते हैं, ये आपका मेन सीपीयू है जो कि कैलकुलेशन करता है। ये सीपीयू इतना छोटा सा होता है, बहुत छोटा सा। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर जो है फोर्थ जनरेशन से आना स्टार्ट किया और बहुत सारे थाउजेंड्स, हजारों इंटीग्रेटेड सर्किट को एक छोटा सा सिलिकॉन चिप में इंटीग्रेट कर दिया गया, इतना छोटा सा में। ठीक है, अब क्या है कि एक बड़ा सा रूम में जो आपका सर्किट हुआ करता था वो सिर्फ आपके हथेली पे आ गया। सबसे पहला जो इंटेल ने बनाया था 4004 चिप, उसको 1971 में लाया गया और यहीं से आपका फोर्थ जनरेशन स्टार्ट हुआ। इंटेल हमेशा से प्रोसेसर के मामले में बहुत आगे था। उन्होंने पहला जनरेशन लाया 4004 1971 में और ये हिट हो गया, बहुत ज्यादा फेमस हो गया। फिर उसके बाद 10 साल के बाद आईबीएम ने भी अपना पहला कंप्यूटर लाया घर के इस्तेमाल के लिए। पहले क्या होता था कि कंप्यूटर लोग अपने बिजनेस में इस्तेमाल करते थे, बड़े बड़े कंपनीज में। आईबीएम ने कहा कि नहीं, आप घर के पर्सनल यूज के लिए भी कंप्यूटर यूज कर सकते हैं, इतना छोटा हमने बना दिया। तो 1981 में आईबीएम ने पहला कंप्यूटर बनाया जो कि घरेलू यूजर्स के लिए आता है। उसके 3 साल के बाद एप्पल बोला कि मैं तो ला रहा हूं अपना एडवांस कंप्यूटर। उन्होंने लाया मैकिंतोश। एक चीज याद रखिए, अभी जैसे हम लोग एप्पल ब्रांड के दीवाने हैं, सब कोई एप्पल यूज करना चाहता है। क्यों? इन्होंने, एप्पल वालों ने अपना नाम बहुत ही पहले से बना के रखा है। पहला एडवांस कंप्यूटर ये देखिए, ये है आपका मैकिंतोश। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ये मैकिंतोश है। ये 1981 में बनाया, 1984 में बनाया गया था। सोचिए, ये एक टीवी टाइप का है और ये कीबोर्ड है। यहाँ पे बॉक्स रहते थे, यहाँ से आप लोग फ्लॉपी डिस्क और जो सीडी टाइप के हैं वो आप यहाँ पे डाल सकते थे, ये सब जगह पे। ठीक है, तो एप्पल कंपनी ने बहुत ही एडवांस और बहुत ही छोटा, मतलब ऐसा कंप्यूटर जो अगर सिर्फ एक टेबल पे आ जाए, इन्होंने बनाया और इसका नाम दे दिया मैकिंटोश। मैकिंटोश जो है, ये प्रोसेसर्स को यूज करते थे, बहुत ही पावरफुल प्रोसेसर्स को इन्होंने इस्तेमाल किया और यहाँ पे ग्राफिकल भी इस्तेमाल होना स्टार्ट हुआ। ग्राफिकल मतलब मैं बताता हूँ, पहले कंप्यूटर में सबसे पहले तो सिर्फ 1 2 3 4 ये सब लिखा हुआ रहता था। उसके बाद फिर जो आया उसमें ABCD भी लिखा हुआ आ सकता था। अब जो फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर आए, इसमें ड्राइंग्स भी आने लगे, इस टाइप के ड्राइंग्स भी आने लगे। तो ग्राफिकल यूज भी स्टार्ट हो गया 1971 के बाद से। ये फोर्थ जनरेशन वाले कंप्यूटर है। उसके बाद आ जाते हैं फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर, जो कि प्रेजेंट में और चल भी रहा है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर रहा है। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर जो हम लोग अभी यूज कर रहे हैं, इसमें कई सारी चीजें AI के द्वारा हो रहा है। जैसे कि हम लोग वॉइस रिकॉग्नाइजेशन कर पा रहे हैं, हम लोग बोलते हैं कोई भी चीज, कंप्यूटर उस चीज को सर्च करने लगता है। कंप्यूटर कैसे सर्च करता है? सपोज कि मैं बोलूंगा हेलो सीरी, हेलो गूगल असिस्टेंट, प्लीज सर्च फॉर जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इन गूगल। तो वो मेरी बातों को सुनेगा, समझेगा, वो लिखेगा, इंसर्ट करेगा। वो मेरी बातों को सुन के समझ पा रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ। तो वॉइस रिकॉग्नाइजेशन उसी को कहते हैं। उसके बाद जो अभी के कंप्यूटर्स है, वो पहले के सुपर कंप्यूटर से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। अभी एक नया सुपर कंप्यूटर आया हुआ है जो कि क्वांटम कंप्यूटर हम लोग कहते हैं। क्वांटम कंप्यूटर, हम लोग हमेशा पहले कंप्यूटर बाइनरी में यूज करते थे, 1 0 1 0 1 1 0, इस टाइप से 1 और 0 में ही रहता था। अभी क्वांटमली इसको यूज किया जा रहा है, मतलब 1 से लेकर के 8 तक। ये 1 0 1 0 के फॉर्म में नहीं रहेगा, अब ये 1 से लेकर के 8 तक के डिजिट्स में ये कैलकुलेशन कर पाएगा और काफी ज्यादा फास्ट है ये। तो अभी क्वांटम कंप्यूटेशन पे काफी ज्यादा खोज हो रही है। गूगल ने बनाया था क्वांटम कंप्यूटर जो काफी ज्यादा फास्ट था। ऐसा कहा जा रहा था जो कि 800
साल का जो कैलकुलेशन है उन्होंने महज कुछ घंटों में ही कंप्लीट कर दिया था। इतना ज्यादा फास्ट है वो क्वांटम कंप्यूटर जो कि गूगल ने अभी अभी बनाया हुआ है। ठीक है, तो ये तो चलो क्वांटम कंप्यूटर फ्यूचर में आएगा और सबसे पहले आएगा भी, तो ये सिर्फ बिजनेस वाले ज्यादा यूज करेंगे, जैसे शेयर मार्केट के जो सेबी होते हैं ये लोग ज्यादा यूज करेंगे, क्योंकि सेबी को काफी ज्यादा कैलकुलेशन फास्ट रखना पड़ता है, काफी ज्यादा डेटा होता है उनके पास, बहुत सारे कंपनीज है, सबका डेटा उन्हें कैलकुलेट करना पड़ता है। और फिर ये पब्लिक के लिए उतना जरूरत भी नहीं है, अभी जो कंप्यूटर हम लोग यूज कर रहे हैं वो काफी है मेरे ख्याल से, तो देखा जाएगा। तो मैं वही बोल रहा हूँ कि फिफ्थ जनरेशन में अभी हम लोग जी रहे हैं, जो भी हम लोग मोबाइल में यूज करते हैं, मोबाइल फोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, ये सारा का सारा फिफ्थ जनरेशन ही है। स्मार्ट वॉच भी जो हम लोग यूज करते हैं ये सारा का सारा फिफ्थ जनरेशन है। क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में फिर थोड़ा और यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि मॉलिक्यूलर और नैनो टेक्नोलॉजीज को यूज करता है। ठीक है, फिफ्थ जनरेशन जो अभी चल रहा है, और ये आने वाले कुछ समय में फिफ्थ जनरेशन और भी काफी ज्यादा एडवांस हो जाएगा। आप लोगों को पता है कि टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा फास्ट फास्ट बदल रही है, तो हमें उसका लाभ मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग आते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। कितने कितने टाइप्स ऑफ कंप्यूटर होते हैं, बहुत ही सिंपल है, आप लोग सबको पता है। ये जो पर्सनल कंप्यूटर होता है जो टेबल पर रखा रहता है, ये एक पर्सनल कंप्यूटर है। पर्सनल कंप्यूटर, इसे हम लोग डेस्कटॉप कंप्यूटर भी कह सकते हैं। डेस्क मतलब जो आपका टेबल होता है, टेबल के ऊपर डेस्क के टॉप पे जो रखा हुआ था वो डेस्कटॉप कंप्यूटर है, उसे पर्सनल कंप्यूटर कहा जाता है। सेकंड होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर जैसे आप लोग सुने होंगे क्लाउड सर्वर, कि क्लाउड में सेव हो गया है। तो क्लाउड में जो भी चीज सेव होता है वो किसी एक घर पे सेव नहीं होता है, वो ऐसे ऐसे बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, इसमें हर एक में बहुत सारे हार्ड डिस्क होते हैं, एसएसडी होता है, रैम होता है। ठीक है, ये बड़े बड़े रूम में रखा रहता है, वो एक एक जैसे मेन फ्रेम कंप्यूटर का एक एक कंप्यूटर में जो स्टोरेज होता है वो करोड़ों करोड़ टेराबाइट्स में होते हैं। आप लोग जैसे मेरा ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब में, तो यूट्यूब भी अपने कहीं पे अमेरिका या फिर इंडिया में अपना इसी टाइप से एक बड़ा सा घर में ऐसे सर्वर बना के रखा होगा, जहां पे मेरा ये वीडियो उनके पास उस कंप्यूटर में सेव है। और आप लोग जब मेरा ये वीडियो देख रहे हैं तो उस कंप्यूटर में, जो कि हमेशा चौबीसों घंटा चल रहा है, 365 दिन चल रहा है, वहां पे मेरा वीडियो कहाँ पे रखा हुआ है, कंप्यूटर जो यूट्यूब है वो उसको वहां से निकाल के फिर उस वीडियो को आपके सामने प्ले कर रहा है। तो ये होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर, जो कि बहुत बड़ा होता है। ठीक है, बहुत सारा रैम होता है और बहुत सारे सीपीयू एक साथ चल रहे होते हैं, और काफी ज्यादा फास्ट होता है। मतलब मेरा वीडियो अगर 1 लाख जन भी एक साथ देखे तो भी इस कंप्यूटर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना ज्यादा प्रोसेसर इसका फास्ट है, इतना ज्यादा रैम है। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर। सेम सुपर कंप्यूटर इसी टाइप का होता है, जो कि आपका मेन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। सुपर कंप्यूटर्स में कई सारे साइंटिफिक काम एक साथ होता है, क्योंकि साइंटिस्ट और जो भी रिसर्च होते हैं उसमें काफी ज्यादा कैलकुलेशंस को काफी कम टाइम में किया जाता है, ताकि खोज और आविष्कार बहुत ही जल्दी हो सके। तो सुपर कंप्यूटर्स भी इसी टाइप का ही होता है। नेक्स्ट आ जाता है लैपटॉप। लैपटॉप के बारे में मैं क्या ही बताऊं, आप लोग सबको पता ही है, मैं वीडियो भी लैपटॉप पे ही बना रहा हूँ। तो लैपटॉप काफी ज्यादा पोर्टेबल होता है, एक पीसी ही है, और आजकल तो टैबलेट्स भी आ चुके हैं जो कि लैपटॉप की तरह होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है माइक्रो कंप्यूटर। जो भी आप मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं ये सारा का सारा माइक्रो कंप्यूटर ही है। ओके, अब आ जाता है पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए। पीडीए भी आपका माइक्रो कंप्यूटर ही है। ये काफी ज्यादा छोटा होता है, मोबाइल टाइप से ही, मोबाइल को भी आप कह सकते हो। पहले के जमाने में पीडीए कहा जाता था, जैसे हाथ में छोटा सा कैलकुलेटर होता था और कैलेंडर होता था। स्मार्ट वॉच आप बोल सकते हैं, स्मार्ट वॉच को फिलहाल आप स्मार्ट वॉच को ये पीडीए के रूप में बता सकते हैं। ठीक है, और काफी छोटा होता है, इसमें आप इंटरनेट भी चला सकते हैं, ईमेल्स भी देख सकते हैं, टाइप राइटिंग, वर्ड प्रोसेसिंग, ये सारी चीजें कर सकता है। ये पीडीएफ पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट कहा जा सकता है, और आप इसमें स्मार्टफोन को भी कह सकते हैं पीडीए के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स इन टर्म्स ऑफ वर्किंग। अभी आपने साइज के हिसाब से टाइप्स ऑफ कंप्यूटर देखा, अब वर्किंग के हिसाब से सबसे पहले एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर जिसमें बिजली का इस्तेमाल कम होता है और जो कि मैकेनिकल टाइप से काम करता है। जो भी कंप्यूटर जैसे कि एमीटर, एमीटर
जैसे आपका मीटर कितना वोल्टेज यूज हुआ है, कितना वोल्टेज मीटर जो है, ये सारी चीजें, स्पीडोमीटर जो आप कार में बाइक में स्पीड देखते हैं, ये सारा का सारा चीज एनालॉग कंप्यूटर ही है। ये कैलकुलेट करते हैं। मैंने कहा था ना, कोई भी डिवाइस जो कि कैलकुलेट करता है उसको कंप्यूटर ही कहा जाएगा, चाहे वो एमीटर हो, वोल्ट मीटर हो, स्पीडोमीटर आपका हो, ये सारा का सारा ये आपका एनालॉग कंप्यूटर के अंडर में है। नेक्स्ट आ जाता है डिजिटल कंप्यूटर। जो भी कंप्यूटर जिसमें डिजिटली यूज किया जा रहा है चीजों को, जैसे कि आपका मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, इसमें आपका चीज जो है बाइनरी के रूप में 1010 के रूप में यूज हो रहा है, तो इसे हम लोग डिजिटल कहेंगे, जिसमें इलेक्ट्रिक पास हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी का अगर इस्तेमाल किया जा रहा है तो वो डिजिटल कंप्यूटर है, वो 1010 के रूप में कैलकुलेट कर रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हाइब्रिड। हाइब्रिड मतलब दोनों का मिक्सचर, जिसमें एनालॉग भी चीजें यूज हो रही है और डिजिटल भी चीजें यूज हो रही है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स आप अभी के टाइम में बोल सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अभी जो बाइक में स्पीडोमीटर आ रहा है उसमें स्पीड लिखा हुआ आता है डिजिटली कि हाँ 68 के स्पीड से चल रहा है, और उसमें फिर ये भी दिखाता है कि कितना पेट्रोल बचा हुआ है पेट्रोल का। ठीक है, तो ये सारी चीजें डिजिटली लिखा हुआ आता है। नीचे कैलकुलेशन जो आपका चक्का घूम रहा है कितने स्पीड से घूम रहा है वो तो मैकेनिकली कैलकुलेट हो रहा है, और फिर उससे कनेक्टेड है आपका स्पीडोमीटर जो कि डिजिटली है। तो इसको आप लोग हाइब्रिड बोल सकते हैं। ओके, सो अभी हम लोगों ने थ्योरीज पढ़ लिया। थ्योरीज में काफी चीजें बीच में मिस भी हो जाती है, वो सारी चीजें एमसीक्यू में अभी हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो हम लोग एमसीक्यू 45 एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है मैंने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से उठाई हुई है, और चलिए देखते हैं कि आप लोग कितने का आंसर दे पाते हैं। मैं सबका आंसर अभी बता दूंगा और आप लोग भी गेस करते रहिएगा कि क्या आंसर है उसका। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर जो शब्द है वो कहाँ से आया। ठीक है, तो सबसे पहला जो कंप्यूटर का शब्द आया था, ये जो शब्द है कंप्यूटर, ये लैटिन शब्द है, तो इसको टिक कीजिए, लैटिन है आपका सही आंसर। दूसरा आपका क्वेश्चन है कि हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस के फादर कौन है। फादर ऑफ कंप्यूटर नहीं, यहाँ पे अगर देखिए कि कंप्यूटर साइंस के फादर कौन है तो आपका होगा एलन टर्निंग। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर। अभी हम लोगों ने कहा कि फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर कौन है। फादर ऑफ पर्सनल कंप्यूटर हम मानते हैं एलन हेनरी एडवर्ड रॉबर्ट को। ओके, फादर ऑफ कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज को आप लोग टिक मत कीजिएगा। नेक्स्ट फोर्थ नंबर में पूछा गया है कि जो पहला कंप्यूटर चार्ल्स बेबेज ने डिजाइन किया था, अभी हमने पढ़ा है, उसका नाम क्या है। तो पहला जो कंप्यूटर जो चार्ल्स बेबेज ने डिजाइन किया था वो था डिफरेंस इंजन। डिफरेंस इंजन उन्होंने बनाया था पहला कंप्यूटर जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। उसका दूसरा उन्होंने बनाया था एनालिटिकल कंप्यूटर, तो एनालिटिकल को बाद में चार्ल्स बेबेज ने डिजाइन किया था, पहला उन्होंने जो बनाया था वो था डिफरेंस कंप्यूटर। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा पहला इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर डिवाइस है। तो पहला इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल प्रोग्रामेबल डिवाइस आपका कोलोसस है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पहला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया। तो पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आपका सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था, फर्स्ट जनरेशन में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। ठीक है, पहला जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जिसमें आपका सीडी रोम का इस्तेमाल किया गया था। सीडी रोम का इस्तेमाल हम लोग पहली बार फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में ही किए थे। सीडी रोम मतलब डीवीडी या फिर सीडी हम लोग इंसर्ट कर सकते थे, वो सीडी रोम का इस्तेमाल हम लोग यूज किए थे फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। नेक्स्ट, एडसैक का फुल फॉर्म क्या है। पहला ही ऑप्शन इसका राइट है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर, ये है एडसैक का फुल फॉर्म। आप लोग पॉज करके आंसर्स क्वेश्चंस को लिख भी सकते हैं, अदरवाइज ये पीडीएफ आपको नीचे लिंक में दे दूंगा, उस लिंक से आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, आप इजीली डाउनलोड करके इसको पढ़ाई कर सकते हैं, कभी भी रिवाइज कर सकते हैं, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है। सेकेंड, पहला कंप्यूटर जो कि प्रोग्राम, पहला जो कंप्यूटर था उसे प्रोग्राम किया गया था किस में। तो पहला कंप्यूटर जो प्रोग्राम किया गया था वो था मशीन लैंग्वेज में। ओके, सेकेंड आपका क्वेश्चन है कि पहला जो कंप्यूटर था वो कौन सा पहला कंप्यूटर जो कि पावर बुक और पेंटियम प्रोसेसर के साथ आया था। तो अभी हम लोगों ने कहा कि जो इंटेल है उसने फोर्थ जनरेशन से बनाना स्टार्ट कर दिया था, और इंटेल कंपनी का ही है पेंटियम। पेंटियम प्रोसेसर एक सीरीज हुआ करता था,
जैसे i3 सीरीज होता है, i7 सीरीज होता है, i5 सीरीज होता है, वैसे पेंटियम भी एक सीरीज था जो कि इंटेल के द्वारा बनाया गया था और ये इन्होंने स्टार्ट किया था फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि कौन सा फर्स्ट कॉमर्शियल कंप्यूटर है, पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर कौन सा है? तो वो है फेरांटे मार्क वन, पहला कॉमर्शियल कंप्यूटर फेरांटे मार्क वन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा चीज जो है, कौन सा ऑप्शन जो है डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस है? डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैनर है, माउस डिजिटलाइजर है, लाइट पेन है। तो ये तीनों जो है इनपुट डिवाइसेस वो भी डायरेक्ट एंट्री वाले हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि एक इंटीग्रेटेड सर्किट क्या होता है? तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। इंटीग्रेटेड सर्किट जो है अ, एक बहुत ही टीनी सिलिकॉन चिप पे फैब्रिकेटेड होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। अभी आप लोग सोचे होंगे, सुने होंगे कि अभी हम लोग का प्रोसेसर जो है 3 नैनोमीटर पे काम कर रहा है, 5 नैनोमीटर पे काम कर रहा है। एप्पल जो है 1 नैनोमीटर पे काम करना शुरू कर दिया है। एप्पल और सैमसंग ने 1 नैनोमीटर का आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट बना रहा है। तो ये क्या होता है? इतना छोटा छोटा 1 नैनोमीटर बहुत छोटा होता है, ठीक है, बहुत बहुत छोटा होता है। तो उस पे आप कैसे प्रोसेसर बना सकते हैं? तो उसमें बनाने के लिए फैब्रिकेट किया जाता है, एक लेयर रहता है, उसके ऊपर दूसरा लेयर को चढ़ाया जाता है आपके इंटीग्रेटेड सर्किट्स के। उसमें मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सर्किट होते हैं, तो उसको फैब्रिकेट किया जाता है क्योंकि छोटा छोटा सर्किट उतना बनाया नहीं जा सकता। फैब्रिकेट मतलब उसके ऊपर में प्रिंट किया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14 है, वीएलएसआई का मतलब क्या होता है? तो वीएलएसआई का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है कि यू ऑर्गेनाइज द फाइल बाय स्टोरिंग देम इन। ओके, ये तो बहुत इजी है। आप कोई भी फाइल्स को कहाँ पे ऑर्गेनाइज करते हैं? वो फोल्डर में। ये हालांकि हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी आ गया तो पढ़ लेते हैं। इनमें से कौन सा इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को याद रखना चाहिए। पैरम 8000 जो है वो पहला इंडिया का सुपर कंप्यूटर है। तो ये सब जो ऑप्शंस होते हैं ना, इसमें आप एक चीज गौर कीजिएगा, आपको सिर्फ पैरम याद नहीं रखना है, आपको 8000 भी याद रखना है। कई बार क्या होता है कि ऑप्शन में दे देगा कि पैरम 600, पैरम 700। तो आप सोचिएगा अच्छा 600, 700 या 8000 है तो ये तो सबसे छोटा है, तो ये हो सकता है पहला सुपर कंप्यूटर, लेकिन नहीं, पैरम 8000 ही सबसे पहला सुपर कंप्यूटर है इंडिया का। ये सारे आंसर्स नहीं, ये याद रखिएगा पैरम 8000, जिसको हम लोग हिंदी में परम कहा कहते हैं। परम मतलब जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा वर्ड प्रोसेसर आपका नहीं है? वर्ड प्रोसेसर मतलब जिसमें हम लोग वर्ड टाइप करते हैं, उसको प्रोसेस करते हैं, जिसपे आप किताब प्रिंट कर सकते हैं, न्यूज़पेपर प्रिंट कर सकते हैं। तो लोटस सिम्फनी है, आईबीएम के द्वारा ये सॉफ्टवेयर है जिसमें हम लोग लिखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल नहीं है, गूगल डॉक्यूमेंट पे भी हम लोग लिखते हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे भी हम लोग लिखते हैं, वर्ड पे। ओके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे हम लोग नहीं लिखते हैं, तो ये एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। याद रखिएगा, वर्ड प्रोसेसर नहीं है तो ये ऑप्शन होगा। अगर वर्ड प्रोसेसर है तो ये तीनों ऑप्शंस होंगे। आईबीएम का लोटस सिम्फनी भी होगा, गूगल डॉक्स भी होगा, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड भी होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन्वेंशन ऑफ क्या जो है आपका थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था? इंटीग्रेटेड चिप, इंटीग्रेटेड जो चिप होते हैं वो उसको इस्तेमाल किया गया था आपके थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। जो भी इंटीग्रेटेड सर्किट जो होते थे, याद रखिएगा, इंटीग्रेटेड सर्किट जो है उसकी वजह से थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है इस्तेमाल किया गया था, स्टार्ट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट आपका कहा जा रहा है कि फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को हम लोग क्या कहते हैं? फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो भी आपका है वो आपका नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम है। वेरी लार्ज स्केल जो है वो आपका फोर्थ जनरेशन से स्टार्ट हो गया था। तो फिफ्थ जनरेशन को हम लोग नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, क्योंकि एआई को हम लोग जानते हैं कि हम लोग उसको नॉलेज देते हैं, वो उसको प्रोसेस करके बहुत ही अच्छा रिजल्ट आजकल दे रहे हैं। तो फिफ्थ जनरेशन को हम लोग नॉलेज इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कह सकते हैं। वीएलएसआई आपका फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का है। वीएलएसआई आजकल बहुत सारे लोग पढ़ाई भी करते हैं, बट ये पुराना टेक्नोलॉजीज है, इसको अब हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि आपका एक बहुत ही पहला कंप्यूटर गेम क्या था? वो है स्पेस वार, जो कि 1962 में इस्तेमाल किया था। स्पेस वार गेम आपको पता होगा कि ऐसे एक एरोप्लेन बनाया जाता था, ठीक है, और ऐसे बहुत सारे गोल रहते थे, इसको मारा जाता था, इससे शूट किया जाता था। तो ये था स्पेस वार, पहला कंप्यूटर गेम जो था वो स्पेस वार था। एरोप्लेन से या फिर मिसाइल से इस सर्कल्स को फोड़ना रहता था। ओके, ये जो गेम था सबसे पहले ये जो आया था
1962 में, और इसको बनाया था स्टीव रजल ने। स्टीव रूसेल ने इसको बनाया था। पहला फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग हम लोग किसको कहते हैं? फादर ऑफ सुपर कंप्यूटिंग हम लोग कहते हैं सेमर क्रे को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग कौन से जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से इस्तेमाल करना स्टार्ट किए? माइक्रो प्रोसेसर्स मैंने आपको कहा कि फोर्थ जनरेशन से हम लोग इस्तेमाल करना स्टार्ट किए हैं। नेक्स्ट आपका IBM 1401 का इस्तेमाल हम लोग सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से इस्तेमाल करना स्टार्ट किए थे। IBM सेकेंड जनरेशन से काम करना स्टार्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, कंप्यूटर जो है बहुत बड़ा साइज का कब हुआ करता था? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा जनरेशन में? तो वो है फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन अगर ऑप्शन में रहे तो उसी को मार दीजिएगा, क्योंकि इन चारों के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा बड़ा साइज का कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन ही आपका था। सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को कब बनाया गया था? सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर आपका 1956 से 1963। कई बार इसको लोग 1954 भी कहते हैं, बट याद रखिएगा मेनली आपका 1956 से लेकर के 1963, ये जो टाइम स्पैन है ये आपका सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के होते हैं। अगर ऑप्शन में कभी एग्जाम में 1954 भी दे दे, 1957 भी दे दे, तो भी याद रखिएगा कि इस रेंज के अंदर में जो भी कंप्यूटर बना था वो सारा सारा सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि फर्स्ट जनरेशन में हम लोग क्या चीज का इस्तेमाल करते थे? फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम लोग वैक्यूम ट्यूब्स और वैल्व्स का इस्तेमाल करते थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि पेंटियम क्या है? अभी मैंने कहा पेंटियम जो है इंटेल कंपनी के द्वारा बनाया गया माइक्रो प्रोसेसर है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 28 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं। मॉडर्न डे कंप्यूटर का इनमें से कौन सा फीचर है? हाई स्पीड है। हम लोग का अभी का कंप्यूटर काफी ज्यादा हाई स्पीड होता है। सारे के सारे डिवाइसेस जो है अब सॉलिड स्टेट पे आ चुके हैं और बन रहे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट क्यों मैं बता रहा हूँ, पहले हार्ड डिस्क इस्तेमाल किया जाता था, अभी हम लोग सॉलिड स्टेट SSD इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अभी लेटेस्ट चल रहा है। हाई इफिशियंसी है। तो ऑल ऑफ दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 पे अगर हम लोग जाते हैं कि इनमें से कौन सा जो है फिफ्थ जनरेशन के हिसाब से नहीं है? फिफ्थ जनरेशन के हिसाब से इनमें से कौन सा ऑड है? हार्ड डिस्क 1.2 जीबी से कम, ये तो एकदम भी मतलब कि हार्ड डिस्क होने नहीं चाहिए। मैंने अभी भी कहा कि हार्ड डिस्क जो है अभी आप लोग 500 जीबी या फिर 1 TB का इस्तेमाल करते हैं मिनिमम, तो 1.2 जीबी काफी ज्यादा कम होता है। i3 का 7 जनरेशन, सॉरी i7 CPU अभी टेक्नोलॉजी लेटेस्ट में है। वीडियो IPS टेक्नोलॉजी है, क्लाउड कंप्यूटिंग है। तो ऑड मैन आउट में ये ए नंबर जो है ये नहीं चलेगा। अभी के लेटेस्ट फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में 1.2 जीबी का हार्ड डिस्क बहुत कम है, बहुत कम। एक सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी आप इंस्टॉल कीजिएगा तो वो काफी ज्यादा जगह लेता है, 11-12 जीबी लेता है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो विंडोज 11 होता है, विंडोज 10 जो होता है, ये खुद ही आजकल 25-25 जीबी ले रहे हैं। तो 1.2 जीबी में तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ही इंस्टॉल नहीं होगा, तो इसीलिए हमने उसको ऑड वन आउट में आउट कर दिया। नेक्स्ट आपका 30 नंबर क्वेश्चन है MS डॉस। ये आपका किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो MS डॉस जो है वो आपका कमांड लाइन इंटरफेस है। MS डॉस में आप सिर्फ लिखते हैं, लिखावट रहती है और उसके अलावा कुछ नहीं रहता है। ना ही उसमें ग्राफिक्स मतलब फोटो कोई भी नहीं रहता है। ग्राफिक्स GUI का मतलब ही ग्राफिक्स होता है, तो ये सब नहीं रहता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 पे अगर आए तो एबेकस जो कि माना जाता है 5000 BC में बनाया गया था, तो वो सबसे पहले कौन सा देश में बनाया गया था? एबेकस सबसे पहले चाइना में बनाया गया था, याद रखिएगा इस चीज को। ऐसा पाया गया है चाइना में ही सबसे पहले बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में जो है इनमें से कौन सा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट जार्गन ऑफ कंप्यूटर ऑफ द फोर्थ जनरेशन? फोर्थ जनरेशन में इनमें से कौन सा नहीं है? फोर्थ जनरेशन में आपका सिमुलेशन आ गया था। एंड्रॉइड बेस्ड नहीं, एंड्रॉइड तो अभी है ना हाल फिलहाल में फिफ्थ जनरेशन में, तो ये नहीं आया था। पैरेलल कंप्यूटिंग आ चुका था, विजुअलाइजेशन भी आ चुका था। तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी एंड्रॉइड जो है ये फोर्थ जनरेशन का नहीं है। एंड्रॉइड आपका फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 में कौन सा इनमें से फीचर नहीं है थर्ड जनरेशन का? थर्ड जनरेशन इस्तेमाल किया था इंटीग्रेटेड सर्किट के द्वारा, जो कि चिप है, ये सही है। इंटीग्रेटेड सर्किट में 10 ट्रांजिस्टर्स होते थे एक एक चिप में, और मीडियम साइज के इंटीग्रेटेड सर्किट होते थे जिसमें 100 ट्रांजिस्टर्स होते थे। ये भी सही है। ये कंप्यूटर्स जो है ट्रांजिस्टर्स को रिप्लेस करके सर्किट इस्तेमाल, ठीक है, ये भी सही है। और फिर वो स्लो था और कॉस्टली था।
ये गलत है, ठीक है, ये गलत है। थर्ड जनरेशन स्लो अभी के कंपैरिजन में है, लेकिन उतना भी स्लो नहीं था और कॉस्टली भी उतना नहीं था जितना फर्स्ट और सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था। ओके, सो ये क्वेश्चन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा एग्जाम्पल नहीं है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। ओके, i5 जो है ये आपका सही आंसर है। i5 जो है सेकंड जनरेशन में नहीं आया था, ये तो हाल फिलहाल में आया हुआ है, अभी भी चल रहा है। तो ये बाकी जो है ये आपके सेकंड जनरेशन के एग्जांपल्स हैं। यूनिवैक 1108, CDC 3600, IBM 1401, ये सारा का सारा जो है सेकंड जनरेशन का है। i5 जो है आपका फिफ्थ जनरेशन का है। नाउ ENIAC का फुल फॉर्म क्या है? ENIAC का फुल फॉर्म अभी अभी मैंने कहा, इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, ये है ENIAC का फुल फॉर्म। नेक्स्ट, चार्ल्स बैबेज ने जो आपका बनाया था डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन, तो सही है। तो ओनली ए एंड बी, दिस ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चार्ल्स बैबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया था 1822 एडी में और एनालिटिकल इंजन बनाया था 1833 एडी में, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि फिफ्थ जनरेशन के दौरान में क्या हुआ था। दुनिया ने देखा एक सुपर कंप्यूटर को, एक पावरफुल कंप्यूटर को बहुत ही सस्ते रेट पे, ये हुआ था। टच स्क्रीन आया था, हाँ टच स्क्रीन तो आया था। ऑर्डिनरी लोग जो है कंप्यूटर खुद को असेंबल नहीं कर सकते थे, टेक्निक नहीं, मैं तो खुद से अपना कंप्यूटर को असेंबल कर लेता हूँ, तो ये गलत है। ओके, तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी इज द राइट आंसर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में लोगों ने देखा कि कंप्यूटर को बहुत ही सस्ते होते हुए टच स्क्रीन भी आ गया, मोबाइल टच स्क्रीन है और ऑर्डिनरी लोग खुद से असेंबल कर सकते थे कंप्यूटर को। मैं खुद अपना डेस्कटॉप को असेंबल करता हूँ, लैपटॉप में भी कुछ खराब हो जाता है मैं खुद ठीक कर लेता हूँ, आप भी कर सकते हैं, कोई उतनी बड़ी बात नहीं है। नेक्स्ट, कंप्यूटर्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन डू नॉट इंक्लूड, फिफ्थ जनरेशन में इनमें से क्या क्या नहीं आता है? साइंटिफिक कैलकुलेटर नहीं आता है, लैपटॉप आता है, नोटबुक आता है। तो ये साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है फिफ्थ जनरेशन का नहीं है, ये काफी ज्यादा पहले ही बन चुका था। थर्ड जनरेशन में ही आपका साइंटिफिक कैलकुलेटर बन के तैयार हो चुका था, साइज थोड़ा सा बड़ा था, अभी साइज थोड़ा सा छोटा हो गया, लेकिन ये थर्ड जनरेशन का है। लैपटॉप और अल्ट्रा बुक अभी के जनरेशन के हैं। 39 नंबर क्वेश्चन, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में क्या इस्तेमाल किया जाता था? तो ऑब्वियसली ट्रांजिस्टर्स का इस्तेमाल करते थे हम लोग सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में। नेक्स्ट आपका 40 नंबर क्वेश्चन कि पंच कार्ड का इस्तेमाल और खोज किनने किया था? जोसेफ मैरी जैकवार्ड ने पंच कार्ड का इस्तेमाल किया था। पंच कार्ड वही है जिसे हम लोग इनपुट दिया करते थे फर्स्ट और सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, ओके, माइकेलेंगो, व्हाट इज माइकेलेंगो इन द वर्ल्ड ऑफ कंप्यूटर? ये एक वायरस है, माइकल लेंगो, ये एक वायरस है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर आपका, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का वायरस नहीं है? एड्स एंड ब्रेन डॉन, ये तीनों तो है। एड्स जो है ये कंप्यूटर वायरस नहीं है, ह्यूमन वायरस है, बहुत खतरनाक वाले। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 43 में है कि कौन सा पहला डिजिटल प्रोग्रामेबल कंप्यूटर था? तो कोलोसस। ओके, 44 नंबर का ऑप्शन मेरे ख्याल से नेक्स्ट पेज में है। तो 44 नंबर का क्वेश्चन जो है, दैट इज यूज्ड एज प्रोग्रामर लैंग्वेज इन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज किया करता था? ओके, तो फर्स्ट जनरेशन में हम लोग मशीन लैंग्वेज का यूज किया करते थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 45 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ये टॉपिक और ये वीडियो इस क्वेश्चन के साथ खत्म होने वाला है, अच्छे से इसको समझ लीजिए कि मेन कंप्यूटर का जो बॉडी पार्ट्स है वो दो मेन पार्ट क्या क्या है? तो दो मेन पार्ट आपका सीपीयू है और उसके जो पेरिफेरल्स है, पेरिफेरल्स मतलब सीपीयू से जो भी कनेक्टेड रहते हैं, आपका माउस, कीबोर्ड और जो मॉनिटर रहता है, ये मेन पेरिफेरल्स है। मतलब मेन इसलिए क्योंकि इसके बिना कंप्यूटर आप चला ही नहीं सकते हैं। तो सीपीयू और पेरिफेरल्स जो है वो आपका मेन है, बाकी एक्सटर्नल पार्ट्स, इंटरनल पार्ट्स जो है ये तो आपका सीपीयू के अंदर ही रहता है, ठीक है। तो मेन जो अगर हम लोग डिवाइड करते हैं कोई भी कंप्यूटर के पार्ट्स को, तो वो सीपीयू के रूप में डिवाइड करते हैं और पेरिफेरल्स के रूप में ही डिवाइड करते हैं। सीपीयू में आपका हार्ड डिस्क, हार्डवेयर,
जो आपका हार्ड डिस्क आ जाता है, सीपीयू भी उसके अंदर आ जाता है, और पेरिफेरल्स में बाकी की सारी चीजें। तो मेनली हम लोग ये दोनों चीजों में डिवाइड करते हैं, सीपीयू में सीपीयू के पार्ट्स और अलग से जो है वो पेरिफेरल्स के द्वारा। ठीक है, तो ये था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पे एक लेक्चर। ये पहला वीडियो है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा, तभी आप यहाँ तक आए हैं वीडियो देखने के लिए। इसलिए मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारा चैनल कोड प्रो कैरियर को सब्सक्राइब करें। इसका पूरा पूरा प्लेलिस्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, आप लोग को काफी ज्यादा अच्छे से हर एक हार्ड से हार्ड टॉपिक को मैं इजीली पढ़ाऊंगा, और फिर जो मैं पढ़ाऊंगा उससे रिलेटेड एमसीक्यू भी मैं करवाऊंगा, ताकि आप लोगों को एमसीक्यू का भी प्रैक्टिस हो जाए और मेन टॉपिक का भी प्रैक्टिस हो जाए। ये सिंगल एक कंप्यूटर अवेयरनेस का कोर्स है जो आप कंप्लीट करके आईबीपीएस का कोई भी एनी आईबीपीएस एग्जाम्स को आप क्रैक कर सकते हो। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर को पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब।